हेलो एवरीवन। तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम की जो सीरीज है उसमें आज नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट टर्म या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जिन चीजों के बारे में डिस्कस किया था उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ वेरिएबल, कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग कंसंट्रेशन होकर यहां पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मिडिल टर्म तो सबसे पहले अगर मैं एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करूं और मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से 5 में ले लेता हूं, तो हमें पता है इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है, क्योंकि एनसी 0 से लेकर एनसी एन तक जाएगा, मतलब 5 से 5 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होंगी। इसी तरीके से अगर मैं x प्लस वाई रेज टू पावर 6 रेज कर दूं, तो इस केस में मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म होंगी दैट वुड बी 7। ठीक है। अब बात मिडिल टर्म की हो रही है। तो अगर इस केस में मुझे बोला जा रहा है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 3 टर्म लास्ट में, 3 टर्म फर्स्ट में। डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि जो फोर्थ टर्म होगी दैट वुड बी, जो फोर्थ टर्म होगी वो मेरी मिडिल टर्म होगी। इस केस में मैं इजीली कह सकता हूं। लेकिन इस केस में मेरे पास 2 मिडिल टर्म होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल 6 टर्म है, जिसमें से मिडिल की 2, थर्ड और फोर्थ जो टर्म होंगी वो मेरी मिडिल टर्म का काम करेगी। अब यहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकते हैं और चाहे तो ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू हम यहां पर देख सकते हैं, इफ n ऑड है, इफ n इज ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी, टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इवन। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म जो होंगी उसको हम डायरेक्टली n/2 और n/2 + 1 से निकालेंगे। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं सॉरी, ऑड की बात हो रही है, इवन होगी। ओके, तो यहां पर n + 1/2, सॉरी, n + 1/2, n + 1/2 यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड और n + 1/2 यानी कि थर्ड + 1 फोर्थ। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। और अगर n का वैल्यू इवन है तो इस केस में हमारे पास जो टर्म होती हैं वो होती हैं ऑड, और ऑड नंबर ऑफ टर्म में मिडिल टर्म एक ही होती है और उसको निकालना बड़ा आसान होता है। तो जैसे इस केस में 6 है और जो टर्म नंबर है वो फोर्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म का काम कर रही है। तो हम सिंपली देख सकते हैं 6/2 यानी 3 + 1, यानी कि इस केस में अगर मैं मिडिल टर्म निकालना चाहूं तो वो बहुत आसान रहेगा। उसको मैं निकाल सकता हूं n/2 + 1 से। यहां पर मिडिल टर्म ऐसा निकालेंगे ऊपर वाले केस में। तो हम फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, इसमें हमें कोई ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग को फॉर्मूला याद करने के लिए। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं x + 2y रेज़ टू पावर 7, इस केस में मुझे मिडिल टर्म निकालनी है। तो मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया पावर 7 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म
टर्म कितनी होंगी 8 होंगी, 4 एंड में 4 स्टार्टिंग होंगी, यानी कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होंगी। तो मैंने अभी फॉर्मूला दिखाया था, तो मिडिल टर्म क्या होंगी, मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, n+1/2 और n+1/2 + 1। तो यहाँ पे 7 है, तो ये 8/2 और 8/2 + 1 जो टर्म होंगी वो मिडिल टर्म का काम करेंगे, यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि मिडिल टर्म कौन सी होंगी। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि मिडिल टर्म क्या होगी, या फिर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, या फिर कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, है ना, उसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, सीधा T4 यानी कि NC3, n का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 7C3 x⁴ 2y⁴ 3, और फिफ्थ टर्म 7C4 x⁴ 3 एंड 2y⁴ 4, राइट। तो ये फोर्थ टर्म हो गई, ये फिफ्थ टर्म हो गई। तो अगर उसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी उसका आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं। मिडिल टर्म क्या होंगी, ये रही और एक ये रही, इसका आंसर हम दे चुके हैं। अगर बात कोएफिशिएंट की अगर की गई है तो हम कोएफिशिएंट भी आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट अगर मिडिल टर्म का पूछा तो 7C3 और यहाँ से 2⁵. इसी तरीके से 7C4 एंड 2⁵. इस तरीके से इजीली हम मिडिल टर्म को फाइंड कर सकते हैं, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमने ऑड पावर के लिए कर लिया जिसमें कि 2 मिडिल टर्म होती हैं। तो उसी तरीके से हम x + x - 3y⁴ 6 के लिए भी कर सकते हैं। इसमें मिडिल टर्म एक ही होगी और वो होगी फोर्थ टर्म। कैसे होगी, 6/2 + 1, अभी हमने फॉर्मूला ऊपर ड्राइव किया था, 6 + 2 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, T4 लिखेंगे और हमेशा NCR में R का वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होता है, NC3 x⁴ सॉरी इट इज 6, तो यहाँ पे 3 होगा और -3y⁴ 3 होगा। इस केस में जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव आएगी, कोएफिशिएंट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। तो इतना मिडिल टर्म के बारे में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। टॉपिक इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अभी बात बाइनोमियल कोएफिशिएंट की हो रही है, जैसे कि x + 2y⁴ लेट्स से 4 है। लेट्स एक्सपेंड इट, 4C0 x⁴ 4 2y⁴ 0 + 4C1 x⁴ 3 2y⁴ 1 + 4C2 x⁴ 2 2y⁴ 2 + 4C3 x⁴ 1 2y⁴ 3 + 4C4 x⁴ 0 2y⁴ 4। तो छोटा एक्सप्रेशन है ताकि मैं पूरा एक्सपेंशन लिख सकूं इसका, राइट। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं इसको और सॉल्व करके देखिए, 4C0 का वैल्यू होता है 1, हमने पहले करके भी देखा है और हम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 4C0 का वैल्यू 1 होता है, 4C4 का वैल्यू 1 होता है, 4C1 का वैल्यू 4 होता है, इसी तरीके से 4C3 का वैल्यू भी 4 ही होता है ना। ये सब हम मैन्युअली करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जल्दी से करने वाला हूँ इसको। तो
इसका वैल्यू 1 होगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4c1 का वैल्यू 4 है। अगर चलिए पूरा टर्म ही लिखते हैं x क्यूब एंड 2y, तो इसको मैं 2 को आगे ले आऊं तो हम इसको 8 डायरेक्टली 8 करके लिख सकते हैं, राइट। 8 4 2 जा 8 x क्यूब y। सिमिलरली 4c2 का वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूंगा 4 3 जा 12 का फॉर्मूला यानी 6 आएगा, 6 4 जा 24। मतलब मेरा यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको 4c2 का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊं, मैं कुछ अलग चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली मैं उसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप करके देख सकते हैं। y² प्लस 4c3 का वैल्यू दैट इज 4 एंड 2 क्यूब, 2y का होल क्यूब यानी 2 का क्यूब होगा, 2 क्यूब 8 होता है, 8 4 जा 34, 8 चौको 32 x y क्यूब। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 4 का वैल्यू 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, तो 16 y रेज़ टू पावर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कोएफिशिएंट को देखेंगे, ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट लिखा गया है ना, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट और जो इसके अंदर इस 2 की वजह से आया है, इन दोनों को मिला के लिखा गया है, तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर जो आपको दिखा है 4c0 4c1 4c2 4c3, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको हम सिंपली कोएफिशिएंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ओनली इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, इतना क्लियर होगा। तो अब हमें इतना बेसिक क्लियरिटी आ गई होगी कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। तो अभी हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी 1 होता है। मैंने आपको बताया बिगिनिंग से और एंड से जो टर्म होती हैं उनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। दिस इज 4 एंड फ्रॉम एंड इट इज 4 और 4c2 का वैल्यू 6। अब देख सकते हैं 1 4 6 4 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे चल के कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, लेट्स से आई टेक 1 प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर लेट्स से 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, प्लस ले लेते हैं, राइट। तो ये 5c0 5c1x। अब क्योंकि 1 रेज़ टू पावर में कुछ भी रेज़ करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 1 को यहाँ पर लिख ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 1 की पावर 5 आएगी, दैट इज 1, और 1 का इंटू इसके साथ करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। 5c2 ओनली x को मैं लिख रहा हूँ, 5c2 x² प्लस 5c3 x रेज़ टू पावर 3 प्लस 5c4 x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5c5 x रेज़ टू पावर 5, राइट। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है। अगर मैं इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करूं तो 5c0 इज 1, तो मैं यहाँ पे भी 1 लूंगा, तो इसकी वैल्यू 5c1 5 होती है, तो इसकी 5 ही होती है। 5c2 तो 5c2 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 हो जाए 20 10 आता है, ठीक है। आप करके देखेंगे, राइट। मैं भी एक्सप्लेन, मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 5c3 का वैल्यू भी 10 ही होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे और ऊपर देखेंगे, ऊपर देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर देखेंगे 1 4 6 पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, सिमेट्रिकली डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि रैंडमली इस तरीके से कोई ग्राफ हम नहीं बना पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो एक पैटर्न में ही इंक्रीज हो रहा है और एक पैटर्न
में ही डिक्रीज हो रहा है और सिमेट्रिकली देखिए 1 1 5 5 10 देखिए 1 1 4 4 एंड 6 यानी कि अगर मैं इसका एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जा सकता है। और अगर अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर इसका ग्राफ हम देखेंगे जहां पर पावर इसकी इवन थी और ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। ऐसा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, ऐसा बढ़ेगा फिर ऐसा ही घटेगा सिमेट्रिकली। और यहां पर हम देखेंगे तो कुछ ये कोई इसमें ग्राफ नहीं है, बस समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म और इस केस में कुछ 6 ही आएगा 4 4 1 1 और यहाँ पर आई कैन राइट 5 5 एंड 1 राइट। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड सेकंड थर्ड लास्ट, राइट। तो जब नंबर ऑफ टर्म आपके पास इवन है तो मिडिल टर्म आपके पास 2 होंगी और वो मिडिल टर्म का ही कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होता है, हम देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हमने किया और यहाँ पर हमने भी किया कि जो मिडिल टर्म है उसका ही कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट आया। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसी टर्म का होता है जो मिडिल टर्म होती है, ठीक है। तो इतना हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने एक क्वेश्चन लिया, अगेन हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था। तो ऊपर से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऊपर और यहाँ से कि जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इट्स क्लियर। तो हम इसको नोट करके लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ middle term is greatest binomial coefficient, right? It's very simple, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक बच गया है ग्रेटेस्ट टर्म या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ग्रेटेस्ट टर्म को हम अभी डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन भी उसके ऊपर करेंगे। तो नाउ द टॉपिक इज ग्रेटेस्ट टर्म। अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे इस एग्जांपल को देखेंगे, इस एग्जांपल में ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है या ग्रेटेस्ट जो टर्म है और बाइनोमियल ग्रेटेस्ट टर्म जो है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म जो है कोएफिशिएंट है वो सेम ही है, क्योंकि इन दोनों के कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कोएफिशिएंट, इसको हमने एक्सपेंड किया तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिला मुझे। लाइक यहाँ पर तो मुझे इस टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोएफिशिएंट मुझे ग्रेटेस्ट मिला, बट अगर मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे 1/3 कर दूं, फिर उसको एक्सपेंड करूं, फिर वहां पे एनालाइज करूं, तो मेरे को किसी भी रैंडम टर्म, कोई भी रैंडम टर्म जो है मुझे ग्रेटेस्ट मिल सकती है। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम जानेंगे। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, राइट, एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो लेट से मैंने बाइनोमियल टर्म ले लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लिया x + y raised to power n, ठीक है। और मैंने बताया कि जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका जो बढ़ने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से ही होता है, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ग्रेटेस्ट टर्म की बात भी करूँ तो कुछ इसी तरीके से होता है कि ऐसा बढ़ता है लेकिन इवनली बढ़ता है, ऐसा इस तरीके से कभी ग्राफ नहीं आता है, ठीक है, यूजिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे।
तो अभी हम वही चीज डिस्कस करेंगे कि लेट से कि इसका जो है कोई टर्म है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, लेट से मैंने इसको ग्रेटेस्ट टर्म बोला, तो इसके बाद वाला टर्म अगर इससे बड़ा है तो आई कैन नॉट से इट इज अ ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब अगर मैंने बोला कि भाई ये टर्म जो अपने पहले वाले से बड़ी टर्म है तो ये ग्रेटेस्ट टर्म नहीं, आई कैन नॉट से लाइक दैट। मतलब अगर कोई टर्म ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट टर्म लेट्स से टी आर, तो अपने पहले वाली जो टी आर माइनस वन टर्म है और अपने बाद वाली जो टर्म है टी आर प्लस वन, दोनों से बड़ी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है और इसी आइडिया के ऊपर हम इस एक्सप्रेशन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसमें टर्मिनोलॉजी ये है कि प्लस के पहले वाले को एक मान लेंगे, जैसे अगर 2x प्लस 3y रेज़ टू पावर n आ गया तो मैं इस पूरे को x मान रहा हूँ, इस पूरे को y मान रहा हूँ, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर हम कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, एक इसका पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो जो टी आर टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म से भी बड़ा होना चाहिए और अपने बाद वाले टर्म से भी बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हम इक्वलिटी इसलिए लगा रहे हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोई दो टर्म होती हैं, वो दो टर्म में ग्रेटेस्ट टर्म हो सकती है, तो ये टर्म भी हो सकती है, वो टर्म भी, तो दोनों की पॉसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इक्वलिटी का साइन लगाया है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे लाइक टी आर, तो एन सी आर माइनस वन और टी आर माइनस वन है तो एन सी आर माइनस टू। ठीक है, एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर आर माइनस टू। 1 सेकेंड, अगर मैं इसको लेट से मैं इसको टी आर प्लस वन और आर प्लस टू कर लेता हूँ ताकि मेरे को जो वेरिएबल है ना वो अच्छे वेरिएबल मुझे मिल जाए। तो टी आर मतलब एन सी आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस वन, मैंने एन में से इसको माइनस किया, वाई रेज टू पावर आर माइनस वन। मॉड लगा देंगे, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकली की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकली है ना। एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर एंड इट इज ग्रेटर देन एन सी आर प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर माइनस वन वाई रेज टू पावर आर प्लस वन, राइट। तो पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है एन सी आर माइनस वन को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर। ये तो हम कुछ चीजें यहीं भी कट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे वाई बच जाएगा, राइट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y को इधर ले आए इसको कर ले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर माइनस वन का जो मॉड है इसको मैं उधर लेके गया, y को इधर लेके आया, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सही बात है, तो ऐसा करके मैंने लिख दिया इसको। अब जो है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, हालांकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसा सॉल्व करूँ फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल मर जाएगा, ये छोटा है, तो इसको मैं ऊपर वाले को आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, आर बचेगा, इससे इसको क्रैक कर दूंगा तो यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन बचेगा, तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर मेरे पास आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, सिंपल।
अब ये क्योंकि x और y ये सबके सब पॉजिटिव टर्म है, राइट, तो मैं मॉड को हटा सकता हूँ क्योंकि r का वैल्यू मैंने बताया कि 0 से लेकर n तक होता है, ये सब पॉजिटिव होता है, तो मैं इनको हटा भी सकता हूँ मॉड को, ठीक है। तो मैंने मॉड हटा के +1 करता हूँ दोनों से, n - r + 1 अपॉन r + 1 इज ग्रेटर देन x अपॉन y + 1। चाहे तो यहाँ पे मॉड, अब यहाँ पे x और y पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, इसलिए मैं यहाँ से मॉड नहीं हटा रहा हूँ, यहीं से हटाया क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मॉड हटा सकते हैं। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे r आ जाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा, n + 1 अपॉन r इज ग्रेटर देन 1 + x अपॉन y का मॉड, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब जो है मुझे r का वैल्यू चाहिए, तो r का वैल्यू निकालना आसान हो गया, r उधर भेज देंगे, r इज लेस देन इक्वल टू n + 1 अपॉन 1 + x अपॉन y का वैल्यू, तो r इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी इनइक्वालिटी, सिमिलर तरीके से अगर मैं इस इनइक्वालिटी को, सिमिलरली इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट आई गेट, यहां पर मुझे मिलेगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n + 1 अपॉन 1 + x अपॉन y प्लस 1, नॉट +1, सॉरी, दिस इज -1। मतलब इसको अगर मैंने x, इस पूरे को मैंने अगर m बोल दिया तो ये m - 1 हो गया, तो m और m - 1 के बीच में, तो अगर मैं दोनों रिजल्ट को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, लेट्स कंबाइन इट, राइट, तो जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू जो है ना, दैट इज n + 1 अपॉन 1 + x अपॉन y -1 इज लेस देन n + 1 अपॉन 1 + x अपॉन y, राइट। तो r का वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया है, अगर हमें मेरे से कभी फॉर्मूला पता नहीं है तो हम ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन से पहले एक चीज है, एक चीज क्या है कि अगर इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट है कि अगर इसका वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए, लेट्स से इसका वैल्यू फ्रैक्शन में है 3.6, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 2.6 और 3.6 के बीच में r है, लेकिन r का वैल्यू एक होल नंबर होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो r का वैल्यू आ जाएगा 3। लेकिन अगर इसका वैल्यू एक इंटीजर आ जाए, लेट्स से 3, और इसका हो जाएगा 2, तो 2 से 3 के बीच में कितना इंटीजर होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो 2 इंटीजर होता है, 2 और 3 दोनों आ जाएंगे इसमें, तो r का वैल्यू 2 और 3 दोनों आ जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेरे पास 2 और केसेस बनेंगे, विल हैव 2 मोर केसेस। तो केसेस क्या है, इफ अगर मैंने इसको मैंने m बोला, ठीक है, इफ m इज इंटीजर, then there will be 2 greatest term, और जो ग्रेटेस्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, इन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है, ठीक है। इफ m इज इंटीजर देन देयर विल बी 2 ग्रेटेस्ट टर्म, राइट, एंड इफ m इज फ्रैक्शनल then there will be 1 greatest term, right, क्लियर रहेगा। तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं।
तो क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x रेज़ टू पावर 25, 1 + 2 रेज़ टू पावर 25, 1 + 2x रेज़ टू पावर 25 एंड x इक्वल टू -1/5। ठीक है, x का वैल्यू -1/5 है, तो x का वैल्यू -1/5 है। ऐसा नहीं कि मैंने x की पावर यहाँ पे रखना है, ऑब्वियसली रखना है। तो इसमें मुझे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मुझे फाइंड क्या करना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, राइट। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे r की वैल्यू निकालनी है, राइट। ऊपर मैंने एक r का एक्सप्रेशन निकाला कि जो r होता है दैट इज n + 1/1 + x/y, और ये x/y का था मैंने x +